नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं, बल्कि आजकल शायद ज्यादा ही, कि चुनाव के बाद चुने हुए नेता पाला बदल लेते हैं। हाँ, ये काफी आम हो गया है। और इससे न सिर्फ वोटरों को लगता है कि भाई ये क्या हुआ, बल्कि सरकारें तक गिर जाती हैं, अस्थिर हो जाती हैं। बिल्कुल। और इसी समस्या से जुड़ा है भारत का दल बदल विरोधी कानून। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये कानून क्या है, क्यों है। ये समझने की कि ये कानून कैसे बना, क्या इसमें खामियां हैं और असल में भारतीय राजनीति पर इसका असर क्या रहा है। ठीक है, तो ये दल बदलने की कहानी, मतलब ये समस्या शुरू कहाँ से हुई? सुना है 60 के दशक में ये बहुत बढ़ गया था। जी हाँ, 1960s में ये एक बड़ी सरदर्दी बन गया था, खासकर राज्यों की राजनीति में। अच्छा। और तभी वो मशहूर कहावत आई, आया राम गया राम। अरे हाँ, वो हरियाणा वाले विधायक गयालाल जी। बिल्कुल, गयालाल जी 1967 में, सोचिए, सिर्फ 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदली उन्होंने। तो वो एक तरह से प्रतीक बन गए इस चीज का। बाप रे, 15 दिन में 3 बार। हाँ, तो मतलब एक व्यक्ति के इधर उधर होने से पूरी राजनीति हिल सकती है। और ये तो हमने हाल में भी देखा है, नहीं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कितने उदाहरण हैं। हाँ, ये सिर्फ अस्थिरता का मामला नहीं है। देखिए, एक एडीआर की रिपोर्ट है 2016 से 2020 के बीच की। हाँ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। जी, वो बताती है कि इस दौरान करीब 443 सांसदों विधायकों ने दल बदला और उनमें से आधे से ज्यादा दोबारा चुनाव जीत भी गए। अच्छा, यानी दल बदलने के बाद भी जीत गए। हाँ, तो इससे कहीं ना कहीं वो राजनीतिक सौदेबाजी और जिसे हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, उसको बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार की बातें भी उठती हैं। तो इसी अस्थिरता और इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1985 में संविधान में संशोधन हुआ, 52वां संशोधन। बिल्कुल सही, 52वां संशोधन और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यही है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून। तो इसमें है क्या बेसिकली, मतलब कब माना जाएगा कि किसी ने दल बदल लिया है? इसमें देखिए, मोटे तौर पर कुछ आधार तय किए गए हैं अयोग्यता के। पहला, अगर कोई सदस्य खुद ही अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे स्वेच्छा से। ठीक है। दूसरा, अगर वो पार्टी व्हिप के खिलाफ जाए, मतलब पार्टी ने जो निर्देश दिया है वोटिंग के लिए उसके उलट वोट करे या वोटिंग में हिस्सा ही ना ले। हाँ, ये व्हिप वाला मुद्दा भी बड़ा है। जी, और इसमें यह भी है कि अगर पार्टी उसे 15 दिन के अंदर माफ ना करे तब वो अयोग्य होगा। अच्छा, और जो निर्दलीय जीतते हैं या जो मनोनीत होते हैं उनके लिए भी नियम है। अगर कोई निर्दलीय जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए या कोई नॉमिनेटेड सदस्य शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी पार्टी में चला जाए तो वो भी अयोग्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन सुनने में आता है कि शुरू में इस कानून में एक बड़ी ढील थी, कुछ स्प्लिट यानी विभाजन जैसा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शुरुआत में ये प्रावधान था कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 1/3 सदस्य अलग होकर नया गुट बना लें तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसे स्प्लिट कहा गया। 1/3? ये तो काफी बड़ा लूप होल लगता है। इसका तो गलत इस्तेमाल हुआ होगा फिर। बहुत हुआ, जमकर हुआ। इसीलिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया। अच्छा, तो उसमें इसे ठीक किया गया? हाँ, उसमें इस स्प्लिट वाले प्रावधान को तो पूरी तरह हटाई दिया गया। बिल्कुल हटा दिया। हाँ, अब सिर्फ विलय यानी मर्जर की स्थिति में छूट है, लेकिन उसकी शर्त भी कड़ी कर दी गई। क्या शर्त है? शर्त यह है कि पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य विलय के लिए सहमत हों, तभी वो मान्य होगा और सदस्य अयोग्य नहीं होंगे। 2/3 मतलब 1/3 से बढ़ाकर 2/3 कर दिया, पर रास्ता तो फिर भी खुला रहा थोक में जाने का। ये बात बिल्कुल सही है। आलोचक यही कहते हैं कि इससे थोक दल बदल को, मतलब होलसेल डिफेक्शन को, एक तरह से वैधता मिल गई। और इस 91वें संशोधन में 2 और अहम बातें थी। क्या थी? एक तो ये कि मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया, लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक। हाँ, वो जंबो कैबिनेट रोकने के लिए। बिल्कुल। और दूसरा, ये तय किया गया कि अगर कोई सदस्य दल बदल के कारण अयोग्य ठहराया जाता है तो वो मंत्री या कोई और लाभ का पद भी नहीं ले सकेगा। अच्छा, ये भी जरूरी था। लेकिन इन सब के बावजूद हम तो आज भी देख रहे हैं, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हाल में महाराष्ट्र, थोक में दल बदल से सरकारें बन बिगड़ रही हैं। तो कानून में अभी भी क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें तो हैं। पहली और सबसे बड़ी शायद कि स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना, इसकी परिभाषा बहुत साफ नहीं है। मतलब कैसे तय होगा कि किसी ने स्वेच्छा से छोड़ी है सदस्यता? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में, रवि नाइक केस 1994 था शायद, उसमें कहा था कि सदस्य के आचरण से, उसके व्यवहार से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो इस्तीफा ही दे, लेकिन फिर भी यह अस्पष्टता बनी हुई है। और वो विलय वाला प्रावधान 2/3 वाला, उसका भी जिक्र आता है आलोचना में। कहा जाता है कि यह थोक दल बदल को बस कानूनी जामा पहना देता है। जो काम एक व्यक्ति करे तो गलत, वो अगर बहुत सारे लोग मिलकर करें तो सही कैसे हो गया, ये सवाल उठता है। सही बात है। और एक और पेचीदा मामला है स्पीकर या चेयरमैन की भूमिका का।
क्योंकि फैसला तो वही लेते हैं ना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि स्पीकर या चेयरमैन अक्सर सत्ताधारी दल के ही होते हैं, तो उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। फैसले में देरी की शिकायतें भी आती हैं। लेकिन कोर्ट इसमें दखल दे सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्योतो हॉलोहन बनंगा 1992 में ये साफ कर दिया था कि स्पीकर का फैसला अंतिम नहीं है, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, मतलब उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, पर प्रक्रिया लंबी हो सकती है और तब तक राजनीतिक नुकसान हो चुका होता है। और एक तर्क ये भी दिया जाता है कि ये कानून कहीं ना कहीं विधायकों की अपनी आवाज, अपने विवेक से काम करने की आजादी को दबाता है। पार्टी लाइन ही सब कुछ हो जाती है। ये इस कानून का केंद्रीय द्वंद्व है, कह सकते हैं। एक तरफ पार्टी अनुशासन और राजनीतिक स्थिरता की जरूरत है, दूसरी तरफ एक विधायक की अपने क्षेत्र के लोगों या अपनी अंतरात्मा के प्रति भी तो जवाबदेही है। हाँ बिल्कुल। ये कानून इन दोनों के बीच संतुलन साधने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया, ऐसा लगता है। यहां तक कि एक और केस था, जी विश्वनाथन केस 1996। उसमें कोर्ट ने कहा कि अगर पार्टी किसी सदस्य को निकाल भी दे, तब भी तकनीकी रूप से वो उसी पार्टी का सदस्य माना जाएगा इस कानून के तहत, मतलब वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। अच्छा, ये तो और भी जटिल है। हाँ, तो कुल मिला के देखें तो कानून का मकसद तो नेक था, ये आयाराम गयाराम और राजनीतिक खरीद फरोख्त रोकना। हाँ, इरादा तो यही था, और व्यक्तिगत दल बदल पर कुछ हद तक रोक लगी भी है, लेकिन जो थोक दल बदल है उसे रोकने में ये उतना सफल नहीं रहा है। तो क्या सुझाव है, कैसे बेहतर हो सकता है ये? कुछ सुझाव दिए जाते हैं, जैसे फैसला लेने का अधिकार स्पीकर की बजाय किसी स्वतंत्र संस्था को दिया जाए, जैसे चुनाव आयोग या कोई और। परिभाषाएं जैसे स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना, इनको और साफ किया जाए। और शायद पार्टी विप का इस्तेमाल सिर्फ सरकार बचाने या गिराने जैसे बहुत जरूरी मामलों तक ही सीमित रखा जाए। ये सोचने वाली बातें हैं, और यहीं पर हम शायद अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, कि किसी चुनी हुई सरकार के स्थायित्व के लिए पार्टी अनुशासन कितना जरूरी है, और एक विधायक की अपने मतदाताओं या अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की स्वतंत्रता कितनी, इन दोनों के बीच वो सही संतुलन कैसे बने, खासकर तब जब मौजूदा कानून खुद इस संतुलन को साधने में कहीं ना कहीं संघर्ष करता दिख रहा है।